अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा, बीटा और गैमा का मैटर के साथ कैसा इंटरेक्शन है, ये तो आप प्रीवियस 3 लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब आप ये देखेंगे कि आखिर इन रेडिएशंस को हम डिटेक्ट कैसे करें। ये रेडिएशंस ना ही विजिबल हैं और ना ही फील की जा सकती हैं। तो फिर आखिर ये रेडिएशंस डिटेक्ट कैसे की जाए, इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व कैसे किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें डिटेक्ट करने के लिए, इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए कुछ खास रेडिएशन डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे आने वाले 3 या 4 लेक्चर्स रेडिएशन डिटेक्टर्स पर मुश्तमिल होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पहले रेडिएशन डिटेक्टर विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। विल्सन क्लाउड चैम्बर क्या है, कैसे काम करता है, विल्सन क्लाउड चैम्बर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, चलिए बगैर किसी तखीर के समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम आज के इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि आखिर ये जो रेडिएशंस हैं अल्फा, बीटा या गैमा, इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाए, उन्हें देखा कैसे जाए। स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस हैं, दे आर इनविजिबल। इंसानी आंख इन्हें नहीं देख सकती। और डियर स्टूडेंट्स, इंसानी जिस्म इन्हें फील भी नहीं कर सकता। अगर कोई ह्यूमन ऑर्गन या कोई बॉडी का पार्ट अगर इन रेडिएशंस के अंडर एक्सपोजर आ जाए, यानी रेडिएशंस अगर इन पे फॉल होनी शुरू हो जाएं, तो उस वक्त उस लम्हे नहीं पता चलेगा कि कौन सी रेडिएशन फॉल कर रही है और किस इंटेंसिटी के साथ कर रही है। हाँ, उसके बाद जो उसके हैजर्डियस या हार्मफुल इफेक्ट हैं वो बॉडी टिश्यूज, ऑर्गन्स या पार्ट के ऊपर ज़रूर रोनुमा होंगे, लेकिन उस वक्त नहीं पता चलेगा। यानी हम किसी बॉडी पार्ट पे अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन रेडिएशंस को डिटेक्ट कैसे किया जाए। हमें पढ़ना है इसीलिए आज रेडिएशन डिटेक्टर्स। स्टूडेंट्स देखें, जब भी किसी चीज़ को डिटेक्ट करना होता है तो डिटेक्ट करने के लिए हम उसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ, अगर कहीं पर कोई जुर्म हो जाए, कोई क्राइम हो जाए और क्राइम जो विटनेस करने वाले लोग हैं उन्हें क्राइम करने वाले का चेहरा बिल्कुल याद ना रहे, तो वो जो विटनेस होते हैं वो अपनी क्लैरिफिकेशन कैसे देते हैं, वो ये नहीं बता सकते कि चेहरा कैसा था। हाँ, वो ज़रूर बता देते हैं कि वो क्राइम करने वाला शख्स दिखता कैसा था। उसके चेहरे पे अगर कोई तिल, उसके हाथ पे अगर कोई निशान, बॉडी पार्ट पे कोई मार्क या स्कार हो तो वो ज़रूर बता के उसकी पहचान करवा सकते हैं। यानी कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से उसकी रिकग्नाइजेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम भी इन अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट या रिकग्नाइज करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ से। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है जो डिटेक्टेबल है, वो है इनकी आयनाइजेशन। आपने देखा कि कैसे अल्फा, बीटा और गैमा तीनों आयनाइजेशन करते हैं और तीनों की आयनाइजेशन का एक्सटेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अल्फा बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज करता है, बीटा उससे कम और गैमा सबसे कम। इसी आयनाइजेशन की वजह से इनके पाथ की जो स्ट्रेटनेस है, ये जो इनका पाथ है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी आयनाइजेशन की मदद से इन्हें डिटेक्ट करेंगे। सो चलिए, जितने भी रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं वो इसी आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी की मदद से रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। सो इसी बात को लिख देते हैं, रेडिएशंस आर डिटेक्टेड by their property of ionization। ये अपनी इसी प्रॉपर्टी आयनाइजेशन की वजह से डिटेक्ट की जा सकती है। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला डिटेक्टर और सबसे सिंपलेस्ट डिटेक्टर जो हम समझने वाले हैं, जो आज पढ़ने वाले हैं, दैट इज विल्सन क्लाउड चैम्बर। ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट्स, इसे विल्सन
क्लाउड चैम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये CTR विल्सन, चार्ल्स थॉमसन रीस विल्सन ने डिजाइन किया था। यानी एक साइंटिस्ट जिसका नाम चार्ल्स थॉमसन रीस है, इसका डिजाइंड करदा चैम्बर है जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है बल्कि उन्हें ऑब्जर्व भी करवा सकता है। यानी कि आप इस चैम्बर की मदद से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस के पाथ को देखेंगे। यानी आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस कहाँ से गुजर रही हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? वही आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ही वो वाहिद तरीका है जिससे आप अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसे क्लाउड चैम्बर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के गुजरने से क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। चूंकि अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस बज़ाहिर इनविजिबल है, तो आप रेडिएशंस को तो नहीं देख सकते, लेकिन रेडिएशन के गुजरने से जो आयनाइजेशन होगी, हम उस आयनाइजेशन पर एक क्लाउड फॉर्म करवाएंगे। और क्लाउड जो कि विजिबल है, क्लाउड को देखते हुए हम ये बात देख सकेंगे, ये बात बता सकेंगे कि कौन सी रेडिएशन गुजर रही है और कहां से गुजर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर देखते हैं कि इस विल्सन्स क्लाउड चैम्बर में कौन कौन से पार्ट्स हैं और ये विल्सन क्लाउड चैम्बर काम कैसे करता है। हमारे पास एक बड़ा सा चैम्बर है जिसकी लेफ्ट और राइट साइड पर छोटी छोटी दो विंडोज हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस लेफ्ट साइड वाली विंडो को लाइट विंडो कहते हैं। लाइट विंडो से मुराद स्टूडेंट्स ये वो विंडो है जहां से हम लाइट फॉल करवा के अपने पाथ को ऑब्जर्व करेंगे। ये वही पाथ होगा जो अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस फॉर्म करती हुई जाएंगी, जिसे हम ऑब्जर्व या डिटेक्ट करेंगे। और ये स्टूडेंट्स, राइट साइड पर जो विंडो है दैट इज कॉल्ड एज द रे इनलेट और द रे विंडो। यहां से हम अपनी अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस जो भी हमने डिटेक्ट करनी होगी वो इस चैम्बर में दाखिल करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इससे ऊपर जो इस चैम्बर की छत है, यानी जो टॉप पोर्शन है, दैट इज द ग्लास विंडो। ये ग्लास विंडो इसीलिए दी गई है ताकि जो रेडिएशन का पाथ हो उसे आप ऊपर से ऑब्जर्व कर सकें। तो अगर कोई ऑब्जर्वर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रेडिएशंस का पाथ ऑब्जर्व करना चाह रहा है या रेडिएशंस को ऑब्जर्व करना चाह रहा है, तो वो यकीनन ऊपर बैठ के इसे टॉप से देख रहा होगा। और अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में आने वाले पाथ के रिजल्ट को सेव करना चाहता है लेटर ऑन यूज करने के लिए, तो ऊपर कैमरा भी नस्ब है। इस कैमरा से अल्फा बीटा और गामा के पाथ की पिक्चर्स या स्नैप्स ली जा सकती हैं जो बाद में यूज की जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो छोटी छोटी सी बातें होंगी, चलिए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस सारे के सारे चैम्बर में एक मूवेबल पिस्टन रखा गया। ये मूवेबल पिस्टन बिल्कुल एक सिरिंज या इंजेक्शन के पिस्टन की तरह होता है। जैसे कि आप उस पिस्टन को पुश इन कर सकते हैं और पुल आउट कर सकते हैं, इसी तरह से इस पिस्टन को भी ऊपर और नीचे मूव किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते क्या हैं? अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आने लगे हैं। अब हम इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर एक ब्लैक फेल्ट पैड रखते हैं। ये ब्लैक फेल्ट पैड क्या है डियर स्टूडेंट्स? ब्लैक फेल्ट पैड एक स्पॉन्जी मटेरियल है, एक स्पॉन्ज की तरह होता है, इज सोक्ड इन अल्कोहल। ये ब्लैक फेल्ट पैड अल्कोहल में सोक किया जाता है, यानी कि इस पे अच्छी तरह से अल्कोहल डाला गया, यानी कि अल्कोहल से अच्छी तरह से ये ब्लैक फेल्ट पैड गीला है। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहला काम रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए ये है कि हम अपने इस चैम्बर में एक अल्कोहल का सैचुरेटेड एनवायरनमेंट बनाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? अब जरा गौर से देखिएगा। हमने इस ब्लैक फेल्ट पैड पे अल्कोहल डाली और इसको ऊपर से नीचे खींचना शुरू किया। जैसे जैसे हम इसे नीचे खींचते जाएंगे, अल्कोहल के वेपर्स लो प्रेशर की वजह से ब्लैक फेल्ट पैड से निकल के इस पूरे के पूरे चैम्बर में फैलना शुरू हो जाएंगे।
सो इस पूरे के पूरे चैम्बर में एक सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ एयर एंड अल्कोहल पैदा हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन हमारे पास कुछ इस तरह से, we will create a saturated mixture of alcohol and air initially. So initially the saturated mixture of air and alcohol is obtained. इस पूरे चैम्बर में हम सैचुरेटेड मिक्सचर किसका डियर स्टूडेंट्स? सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ एयर और अल्कोहल का बना लेंगे, हासिल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड मिक्सचर क्यों लिखा है? सैचुरेटेड मिक्सचर इसलिए लिखा है क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट कह लीजिए अल्कोहल के वेपर्स मैक्सिमम अमाउंट में पूरी की पूरी एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे। सो एक सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एयर में हासिल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, वो खास लम्हा है जब हम किसी भी रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर एक जर्नल रेडिएशन के लिए पहले देख लेते हैं कि हम क्लाउड कैसे फॉर्म करेंगे, हम उस रेडिएशन को ऑब्जर्व कैसे करेंगे। फिर उसके बाद अल्फा, बीटा और गामा के लिए अलग अलग डिटेल से बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया, इस ब्लैक फेल्ट पैड पर अल्कोहल फिल की, इसे नीचे खींचा, इस पूरे रीजन में एक अल्कोहल की सैचुरेटेड एनवायरनमेंट पैदा होगी। अब स्टूडेंट्स, वक्त आ गया है कि आप रेडिएशन को डिटेक्ट करें। तो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए आपने राइट साइड पे मौजूद इस रे इनलेट से या रेडिएशन वाली विंडो से कुछ रेडिएशंस को अंदर फॉल करवाया। स्टूडेंट्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब 3 काम आपने साइमल्टेनियसली करने हैं। वो 3 काम क्या है, गौर से सुनिएगा। आप जब रेडिएशन को फॉल करवाएंगे अंदर, उसी लम्हे स्ट्रॉन्ग लाइट का सोर्स उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए लेफ्ट साइड पे ऑन कर देंगे। उसी लम्हे इस पिस्टन को स्पीड से नीचे खींचेंगे, इसकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे। इन्हीं तीनों प्रोसेसेस को इकट्ठे करने से क्या होगा, एक क्लाउड बनेगा और क्लाउड आपको ऊपर से ऑब्जर्व हो जाएगा। वो क्लाउड एग्जैक्ट उसी पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिस पाथ से वो रेडिएशन पास कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट, बहुत टेक्निकल बात थी। मैंने क्या कहा कि रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए जब आपने एक अल्कोहल का एनवायरनमेंट बना लिया, अब आप क्या करेंगे, इस पिस्टन को जल्दी से नीचे खींचेंगे, उसी लम्हे रेडिएशंस अंदर फॉल करवाएंगे, उसी लम्हे लाइट ऑन करेंगे। रेडिएशंस को देखने के लिए ऊपर से पिक्चर्स ले लेंगे। आपको ऊपर से पिक्चर लेने पर एक क्लाउड की फॉर्म में पाथ नजर आएगा। ऐसा क्यों? आखिर इन तीनों प्रोसेसेस को करने से ऐसा क्या हुआ कि क्लाउड बन गया, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, जिस लम्हे आपने रेडिएशंस अंदर फॉल करवाई, रेडिएशंस अंदर गई, अंदर मौजूद अल्कोहल के पार्टिकल्स को रेडिएशंस ने आयनाइज करना शुरू किया। अब आयनाइज होने से इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बनने शुरू हो गए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत टेक्निकल बात है, गौर से सुनिएगा। इस वक्त हमने ये जो बैटरी है इसका स्विच ऑफ किया हुआ है, यानी कि जो आयन्स पैदा होने शुरू होंगे वो इसी इन्वायरमेंट में रहेंगे। और साथ ही फिर हमने डियर स्टूडेंट्स इस पिस्टन को सडनली नीचे खींचा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने से टेम्परेचर रिड्यूस होगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और काम होगा, इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन से इस ब्लैक फेल्ट पैड में मौजूद
मजीद अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स वेपर की शक्ल में ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू लो प्रेशर। मैं तमाम बातें लिखूंगा, पहले समझा लूं थोड़ा सा। सो दो काम हुए, मेरे साथ रहिए। पहला, रेडिएशन अंदर गई, आयनाइजेशन कॉज हुई, जिससे यहां पर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आयंस पाए जाने लगे, लाइक दिस। ये आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाले आयंस अभी किसी भी प्लेट की तरफ नहीं आ रहे। साथ ही साइमल्टेनियसली आपने इस पिस्टन को नीचे खींचा, पिस्टन को नीचे खींचने से लो प्रेशर जनरेट हुआ, और प्रेशर कम होगा ना, आप जानते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर के कम होने से मजीद जो ड्रॉपलेट्स इस ब्लैक फिल्म पैड में एब्जॉर्ब थे वो भी वेपर्स की सूरत में बाहर आ गए। यानी कि अब एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अब सुपर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट इस चैम्बर में बन गई। इस सुपर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के साथ साथ ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, टेम्परेचर भी रिड्यूस कर रही है। तो टेम्परेचर रिड्यूस होने से जो एक्स्ट्रा वेपर्स अभी आपने इंड्यूस करवाए थे इस एनवायरनमेंट में, वो कंडेंस होना चाहेंगे। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन आपने अक्सर ऑब्जर्व की हुई, जब आप एक ठंडा स्टील का ग्लास पानी का फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं, उस ठंडे स्टील के ग्लास पे एनवायरनमेंट में मौजूद वेपर्स आके चिपकना शुरू हो जाते हैं, और आपको उस स्टील के ठंडे ग्लास पर छोटे छोटे कतरे नजर आते हैं। ये कंडेंसेशन है, जब वेपर्स गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी कंडेंसेशन होगी। अब आपका जो स्टील का ग्लास है वो कंडेंसेशन की साइट है, उस ग्लास पे वो कंडेंस्ड वेपर्स इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चार्ज्ड पार्टिकल्स जो आयनाइजेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुए हैं, ये कंडेंसेशन साइट्स होंगी। इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू होंगे और एक क्लाउड फॉर्म कर जाएगा। तो जहां जहां से रेडिएशन गुजरी होगी वहां वहां चार्ज पार्टिकल्स पैदा हुए होंगे, और डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स पर ये ड्रॉपलेट्स की सूरत में एक क्लाउड बना देंगे, और वो क्लाउड आपको रोशनी में एल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा, जिसे आप ऊपर से देख सकेंगे। तो वो क्लाउड एक एग्जैक्ट रेडिएशन ही के पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले आपने क्या कहा? सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ एयर एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द रेडिएशन, व्हाट डू वी हैव टू डू डियर स्टूडेंट्स? चलिए लिखते हैं, in order to observe the radiation track, 3 steps should be done simultaneously. डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं लिखते हैं। सो व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, रेडिएशंस शुड बी एंटर्ड इनसाइड द चैम्बर। तो 3 स्टेप्स हैं जो हमें साइमल्टेनियसली करने हैं, ये बात काबिल गौर है। तो पहला स्टेप है, तीनों इकट्ठे करने, लेकिन अलग अलग लिख रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? रेडिएशंस टू बी डिटेक्टेड आर अलाउड टू एंटर द चैम्बर। जिन रेडिएशंस को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, सो रेडिएशंस जिन्हें हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं आर अलाउड टू
एंटर द चैम्बर। कहां से? थ्रू दैट रेडिएशन विंडो। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा पहले स्टेप का। बारी बारी तमाम चीजें देखेंगे। पहला स्टेप हुआ, अभी रेडिएशंस एंटर हुई, इससे आयनाइजेशन होनी शुरू होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? दीज रेडिएशंस विल कॉज आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन कॉज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दी रेडिएशंस विल कॉज आयनाइजेशन। अब अगर अल्फा हुई तो बहुत स्वेयर आयनाइजेशन होगी, अगर बीटा हुई तो उससे कम, अगर गैमा हुई तो लीस्ट आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन तो होगी, आइंस इस एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। जहां जहां से ये रेडिएशन गुजरेगी वहां वहां से आइंस भी डिसएसोसिएट होते चले जाएंगे, आइंस प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स फिर क्या होगा? स्टेप नंबर 2, आप क्या करने लगे? अब सुपर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इस पिस्टन को जोर से बाहर खींचेंगे। तो इस पिस्टन को एडियाबैटिकली एक्सपैंड करने से 2 काम होंगे। तो चलिए पहले ये स्टेप नंबर 2 लिखते हैं कि इसमें आपने क्या किया। स्टेप नंबर 2 इज पिस्टन is pulled outward for किस लिए? For adiabatic expansion। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, सडन एक्सपेंशन के लिए पिस्टन इज पुल्ड आउटवर्ड। अब इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके 2 रिजल्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। रिजल्ट नंबर 1, एक तो सुपर सैचुरेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगी, साथ ही सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर ऑफ एयर एंड alcohol vapors will be achieved। एक तो ये फायदा होगा हमें, हमें सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स हम सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर क्यों बनाना चाह रहे हैं? अगर आपको याद हो, आपने बिगनर्स क्लासेस में पढ़ा हुआ, सुपर सैचुरेटेड कोई भी सोल्यूशन हो, उसे कूल करने पर आप जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व्ड चीजें हैं उसे क्रिस्टलाइज करवा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यही काम हमने यहाँ पे करना है। सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर अचीव हो गया और एडियाबैटिक एक्सपेंशन से कूलिंग भी होगी, साथ साथ उस कूलिंग से कंडेंसेशन हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा वेपराइज्ड ड्रॉपलेट्स थे उस अल्कोहल के, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट में पहला सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर अचीव हुआ, दूसरा ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। ये जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी, इससे एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? देखिए ये जो कूलिंग इफेक्ट है ये कंडेंसेशन कॉज करेगा। अब कंडेंसेशन के लिए कंडेंसेशन साइट्स होनी जरूरी है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ये चार्ज्ड आइंस, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स कंडेंसेशन साइट्स के तौर पे एक्ट करेंगे और इन्हीं चार्ज पार्टिकल के गिर्द ये कंडेंसेशन के अमल से अल्कोहल के वेपर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसी पॉइंट को भी लिख देते हैं। कंडेंसेशन ऑफ alcohol
vapors will start around the charged particles to form cloud. So dear students, कंडेंसेशन से क्या होगा, वो जो अल्कोहल के वेपर्स थे वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में चार्ज्ड पार्टिकल के गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से, चलिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, एक आयन है जो पॉजिटिव आयन जनरेट हुआ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हैं अल्कोहल पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या, इसका नेगेटिव इसकी तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव इससे वे चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ढेर सारे जो पॉजिटिव आयंस क्रिएट हुए होंगे, सबके ऊपर अल्कोहल की एक इस तरह की लेयर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर भी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और आप देखेंगे कि एक लंबी अरे जहां जहां आयंस होंगे वहां पर ड्रॉपलेट की, कंडेंस्ड ड्रॉपलेट की अरे फॉर्म हो जाएगी, जिसे हम क्लाउड कहेंगे। टू फॉर्म क्लाउड, वो क्लाउड की फॉर्म में एक लंबी अरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लाउड बन गया। तो ये तो सेकंड स्टेप था। अब इस क्लाउड को हमें देखना भी तो है, तो स्टेप 3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? स्टेप 3 वुड बी, व्हाट वुड बी दैट स्टेप? हम उसी टाइम इस लाइट विंडो से लाइट फॉल करवाएंगे ताकि इस क्लाउड को ऑब्जर्व किया जा सके। हम इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? हम इस पॉइंट को लिखेंगे चैम्बर is illuminated with the light source to observe that cloud path. उस क्लाउड पाथ को ऑब्जर्व करने के लिए उस पूरे के पूरे चैम्बर को एल्यूमिनेट किया जाएगा एक अच्छे तगड़े लाइट सोर्स से, ताकि आप उस क्लाउड पाथ को ऑब्जर्व कर सके, देख सकें। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप ऊपर मौजूद कैमरे का सहारा ले सकते हैं या टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आपने अभी सिर्फ ये देखा है कि ये विल्सन क्लाउड चैम्बर कैसे काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, विल्सन क्लाउड चैम्बर की वर्किंग तो मैंने आपके सामने शेयर की है, लेकिन इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में इन हाई पोटेंशियल बैटरी का क्या काम है, और अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस डियर स्टूडेंट्स कैसे पाथ बनाती हैं, इनका पाथ कैसा होता है और हमें ऑब्जर्व कैसा होगा, दिखाई कैसे देगा, इसे डिस्कस करेंगे अगले बोर्ड पे। तो चलिए अगले बोर्ड की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर अगली बात करते हैं कि इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में अल्फा रेज का पाथ कैसा आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं और समझते हैं कि अल्फा रेडिएशंस का पाथ कैसा आएगा। स्टूडेंट्स, जब हमने अल्फा रेडिएशन का सोर्स इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में रखा, तो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल ये लेड के चैम्बर में मौजूद अल्फा का सोर्स है। अल्फा के इस सोर्स से जो निकलने वाली अल्फा रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट और थिक पाथ बनाती हुई जा रही हैं। पाथ इनका स्ट्रेट है, बिल्कुल थिक पाथ है और शॉर्ट पाथ है। इस पाथ की लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। सो ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले जरा लिख लें कि पाथ की प्रॉपर्टीज कैसी हैं अल्फा पार्टिकल के। सो द पाथ ऑफ अल्फा इज शॉर्ट, स्ट्रेट एंड थिक। 3 प्रॉपर्टीज हैं इसके पाथ की। छोटा है, स्ट्रेट है बिल्कुल, और थिक है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अल्फा रेज
ये पाथ क्यों एग्जिबिट कर रही हैं? स्टूडेंट्स याद कीजिए, आप रेडिएशन का इंटरेक्शन विद मैटर पढ़ चुके हैं। उसमें आपने क्या कहा था कि अल्फा रेडिएशंस आर मैसिव, दे हैव हाई चार्ज, और इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से ये अल्फा रेडिएशंस जब किसी मैटर में से गुजरती हैं तो तबाही मचाती हुई जाती हैं। तबाही मचाती हुई जाती हैं से मुराद ये है कि मैक्सिमम आयनाइजेशन कॉज करती हैं। और डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आयनाइजेशन कॉज करने के साथ साथ ये स्कैटर नहीं करती, क्योंकि मैसिव है, अपने स्ट्रेट पाथ में चलती चली जाती हैं। तो मैक्सिमम आयनाइजेशन और कोई स्कैटरिंग नहीं, स्ट्रेट पाथ में जा रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा था कि मैक्सिमम आयनाइजेशन यानी मैक्सिमम इंटरेक्शन की वजह से ये अपनी एनर्जी बहुत जल्दी खो देती हैं, लिहाजा इनका पाथ शॉर्ट होता है। तो इसी बात को फिर हम इसके रीजन के तौर पे डियर स्टूडेंट्स लिख देते हैं। इसकी रीजन क्या है? They are massive and highly charged. So they are massive and highly charged. So that is why they cause maximum ionization and pass undeflectedly. So इनका चूंकि mass ज्यादा है, highly charged है, charge इनका ज्यादा है, they cause maximum ionization and pass undeflectedly. सो मैक्सिमम आयनाइजेशन का मतलब है पाथ थिक है, ज्यादा आयनाइजेशन करती हुई जा रही है। तो ज्यादा आयनाइजेशन का मतलब क्या है? ज्यादा आइंस। ज्यादा आइंस का मतलब क्या है? ज्यादा कंडेंसेशन साइट्स। ज्यादा कंडेंसेशन साइट्स होंगी तो ज्यादा अल्कोहल के वेपर्स इन साइट्स पे आके कंडेंस होंगे, तो जो क्लाउड बनेगा वो भी थिक होगा। और अनडिफ्लेक्टेडली पास कर जाएंगे, इसका मतलब है जो पाथ होगा तो डियर स्टूडेंट्स वो भी स्ट्रेट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो स्ट्रेट पाथ है और ये जो थिक पाथ है, इसकी रीजन तो हमें समझ आ गई। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं इससे। अगली गुफ्तगू में डियर स्टूडेंट्स हम बात ये करेंगे कि ये पाथ शॉर्ट क्यों है। स्टूडेंट्स, शॉर्ट होने की रीजन ये है, अपनी एनर्जी सारी की सारी ड्यूरिंग इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल्स लूज कर देंगे, तो जो पाथ होगा वो छोटा होगा। हम ये कह सकते हैं अल्फा रेज लूज देयर एनर्जी with the interaction, so their range is low, i.e. the length of path is small. तो ये जो बात हमने कही उसे लिख भी दिया। अल्फा रेज लूज देयर एनर्जी विद द इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन के दौरान अपनी बहुत सारी एनर्जी खो देते हैं, और एनर्जी खो देने से इनकी रेंज कम है, आप पढ़ चुके हैं। और रेंज कम होने से इनकी जो लेंथ ऑफ पाथ है वो बेसिकली कम आती है। द लेंथ ऑफ पाथ इज स्मॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो अल्फा की बात हो गई। लेट्स टॉक अबाउट बीटा। तो चलिए फिर बीटा की बात कर लेते हैं। अब बीटा रेज का पाथ कैसा, चलिए यहाँ पे पहले बीटा रेज का पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर मैं बीटा रेज का सोर्स एक लेड के चैम्बर में इस विंडो के पास रखूं, तो इस बीटा के
सोर्स में से जो निकलने वाली बीटा रेडिएशन है डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह का एरेटिक पाथ बनाती हुई जाएंगी। आप देख सकते हैं ये एरेटिक पाथ, स्मोकी पाथ, किसी सूरत स्ट्रेट नहीं है। इसकी रीजन क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। इस एरेटिक पाथ की रीजन ये है कि बीटा रेडिएशंस लेस मैसिव हैं, तकरीबन 7000 टाइम्स अल्फा से हल्की हैं, मैं बता चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स चूंकि हल्की बहुत हैं, चार्ज भी कम है, इनकी इंटरेक्शन विद द मैटर इतनी स्ट्रांग नहीं है, बार बार स्कैटर करेंगी, बार बार स्कैटर करने की वजह से, अपने असल पाथ से डाइवर्ज होने की वजह से इनका पाथ स्ट्रेट नहीं आएगा। तो इनके पाथ की प्रॉपर्टीज क्या है डियर स्टूडेंट्स, चलिए लिख लेते हैं। पाथ ऑफ बीटा इज नॉट स्ट्रेट, i.e. they show erratic path, इनका पाथ कर्व्ड पाथ, स्ट्रेट पाथ नहीं है, स्मोकी पाथ है। थिकनेस ऑफ पाथ इज, जो थिकनेस है उस पाथ की, एरेटिक पाथ की, इज लेस एज कंपेयर्ड टू अल्फा, अल्फा से थिकनेस कम है, और उसके बाद जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी रेंज है, जो फासला कवर की है, वो ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं द डेप्थ और द डिस्टेंस covered by this path is greater than alpha। तो आपने अब क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, पाथ ऑफ बीटा इज नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं है जनाब, तो है क्या, दे शो एरेटिक पाथ, कर्व्ड स्मोकी पाथ शो करें। फिर थिकनेस की बात आ गई, थिकनेस जो है डियर स्टूडेंट्स इज लेस, थिकनेस कम है अल्फा से। फिर उसके बाद डेप्थ या डिस्टेंस की बात की जाए तो वो दैट इज ग्रेटर देन अल्फा। अब इसकी रीजंस क्या है ये भी आप देख चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। द रीजंस आर, क्योंकि मास कम है, चार्ज कम है, तो लेस आयनाइजिंग, तो आयनाइजेशन चूंकि कम होगी तो लेस थिक पाथ बनेगा। और डियर स्टूडेंट्स रेंज चूंकि ज्यादा है तो लेंथ ऑफ द पाथ वुड बी ग्रेटर। तो डियर स्टूडेंट्स तमाम के तमाम रीजंस आपके सामने आ चुकी हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें गैमा की, तो गैमा का पाथ कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, चलिए उसको भी देख लेते हैं। गैमा रेज का पाथ ऑब्जर्व करने लगे। अब चूंकि गैमा रेडिएशंस बता चुका हूं कि लीस्ट आयनाइजिंग है और मैस भी नहीं है, मैसलेस है, तो डियर स्टूडेंट्स इनका पाथ कैसा आता है। हमने जब गैमा का सोर्स अंदर रखा तो हमने देखा कि जो पाथ बन रहा है वो इस तरह का पाथ है, फैदर लाइक पाथ है, डिसकंटिन्यूअस है बहुत ज्यादा और दूर तक फैला हुआ। इसकी रीजन क्या थी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये स्कैटर करती हुई, डायफ्रैक्ट होती हुई जा रही हैं। और डियर स्टूडेंट्स रेंज सबसे ज्यादा है, इसलिए ये पाथ दूर तक फैला हुआ है। इसकी कोई स्पेसिफिक थिकनेस नहीं है, क्योंकि जो आयनाइजेशन ये कॉज कर रही है वो आयनाइजेशन किस वजह से हो रही है, या तो कॉम्पटाउन इफेक्ट की वजह से या तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, यानी वो आयनाइजेशन भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। दैट इज व्हाई डियर स्टूडेंट्स दे हैव गॉट डिसकंटिन्यूअस पाथ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर अभी भी एक बात बाकी है कि आखिर इस बैटरी का क्या फायदा। जो 1000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमने ऊपर और नीचे वाली प्लेट के दरमियान अप्लाई किया हुआ, हमें इसका क्या फायदा। डियर स्टूडेंट्स इसका हमें फायदा ये है, जब हम अल्फा रेडिएशंस को पास करवाते हैं, आयनाइजेशन होती है, हम क्लाउड की फॉर्मेशन से अल्फा का पाथ देख लेते हैं। अब इस अल्फा के पाथ को ऑब्जर्व करने के बाद
अगली ऑब्जर्वेशन से पहले, फॉर एग्जांपल अगर हमने आगे बीटा या गैमा रेडिएशन का पाथ ऑब्जर्व करना है, तो अगली रेडिएशन से पहले हमें इस चैम्बर में मौजूद आयंस को तो क्लियर करना है। आयंस क्लियर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें स्विच को ऑन करते हैं। जब हमें स्विच को ऑन करते हैं तो जितने भी आयंस होते हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं। ऊपर वाली प्लेट अगर पॉजिटिव है, नीचे वाली प्लेट अगर नेगेटिव है, तो तमाम के तमाम नेगेटिव चार्जेस डियर स्टूडेंट्स ऊपर वाली प्लेट पे कैप्चर हो जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नीचे वाली प्लेट पे कैप्चर हो जाएंगे, जिससे हमारा चैम्बर अगली बार दोबारा से काम करने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सफ़र थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाज़त दें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।